शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। जीवन छोटा है, समय तेज है, कोई रिप्ले नहीं, कोई रिवाइंड नहीं, इसलिए हर पल का आनंद उठाएं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा 100% रिसर्च वाला खास शो सत्य की विजय। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नए साल से ठीक पहले कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने भारत समेत कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी। दुनिया भर में कोरोना के केस अचानक बढ़ गए हैं। चीन में तो कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खतरे को देखते हुए सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है, लोग सतर्क रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें उन्होंने कोरोना पर ताज़ा स्थितियों का जायजा लिया। कोरोना का नया खतरा BF7 बना हुआ है। भारत में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना से निपटने के लिए देश कितना तैयार है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। आज प्रधानमंत्री की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बैठक की है उसको देख लेते हैं। पैनिक नहीं, प्रिकॉशन जरूरी। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी हैं, नीति आयोग के लोग हैं और तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। कई स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी उसमें मौजूद रहे हैं। बड़ी लंबी बैठक प्रधानमंत्री ने की है। सारा अपडेट उन्होंने देखा है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर इंतजाम है, क्या व्यवस्था है, क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। उनसे भी चर्चा की कि स्टेट्स में क्या हो रहा है। इसके अलावा यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों ने भी अपने स्तर पर अलग से कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की है कि उनके राज्यों में किस तरह की स्थिति है। कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान दिया कि भारत सरकार की क्या तैयारी है और मौजूदा समय में क्या स्थिति है। संसद में प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उप सभापति समेत सभी लोग, वहां पर सांसद भी जो है मास्क में दिखाई दिया। आज कोरोना का खतरा अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि दुनिया भर में इसके कई मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के 5,86,296 नए मामले सामने आए। आखिर किस किस देश में क्या हाल है कोरोना वायरस केसेस का, इसको समझ लेते हैं कि कहां कहां क्या खतरा बना हुआ है। ये पूरी दुनिया का हाल है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। जापान में कोरोना का केस 2,06,000, मौतें 296 हुई हैं। दक्षिण कोरिया में 88,000 मौतें हुई हैं। फ्रांस में 54,000 हुई हैं, 54,000 हैं मौतें, 127 है। अमेरिका में 50,000 हैं, मौतें 326 है। ब्राज़ील में कोरोना के 44,000 केस हैं और मौत 197 बताई गई है। ये पिछले 24 घंटे के अपडेटेड आंकड़े हैं जी। कोरोना से चीन में जहां जहां हाहाकार मचा है, वहीं इस मोर्चे पर भारत के लिए फिलहाल राहत की भरी खबर है, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमितों का एक दिन का आंकड़ा अब भी 200 से नीचे है। विश्व भर में जहां लाखों केस देखे जा रहे हैं, वहीं भारत में अब भी स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन चिंता की बात जरूर है। जानिए भारत में कोरोना का हाल। अभी हमने दुनिया का हाल बताया, भारत में कोरोना के वायरस की क्या स्थिति है, इसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी चिंता कुछ कम हो सकती है। भारत में वर्तमान में कोरोना के 3,400 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। पूरे देश भर में 3,400 से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 185 केस सामने आए, जिसका जिक्र हमने किया कि 200 से कम केस हैं, 185 केस है। 190 लोग कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में मुक्त भी हो गए। 185 संक्रमित हुए तो 195 लोग। नए वेरिएंट BF7 के सामने 5 केस आए हैं जो BF7 से जुड़े हुए हैं। ये 5 मामले हैं अभी तक के।
केरल में सबसे ज़्यादा 1438 एक्टिव केस हैं। देश भर के जो आंकड़े थे उसमें केरल में सबसे ज़्यादा हैं। कर्नाटक में 1263 एक्टिव कोरोना केस हैं। महाराष्ट्र में 135, ओडिशा में 103 कोरोना के संक्रमित केस हैं, पेशेंट्स हैं। यूपी में 98, राजस्थान में 52 और दिल्ली में 27 एक्टिव केस अभी दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की एंट्री पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं, और साथ ही राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जो चिट्ठी लिखी थी उस पर आज उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। प्रधानमंत्री ने आज हाई लेवल मीटिंग की, लेकिन उससे पहले जब आज संसद का सत्र शुरू हुआ, सुबह बैठक शुरू हुई, उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ साहब और मनसुख मांडविया जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग आज मास्क में नजर आए। और सदन की कार्रवाई के दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हमारे सभी लोग जो हैं संसद में मास्क पहनकर नजर आए। इसका मतलब है कि चिंता तो जरूर करें, लेकिन मास्क जरूर पहन लें। मास्क ज़रूरी है, मास्क अप करना, मास्क लगाना ज़रूरी है ताकि आप बचाव कर सकते हैं। ये तो जी। एक डराने वाली खबर सामने आई है। गुजरात के भावनगर में चीन से लौटे एक कारोबारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनका भी टेस्ट करवाया जा रहा है। तो इससे लगता है कि क्या विदेशी उड़ानों पर रोक लगाने की जरूरत है। कोरोना का हमला या प्रहार भारत को कितना तैयार है उसके लिए, और क्या सामाजिक कार्यक्रमों पर अब रोक लगाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कोरोना को लेकर क्या स्टेटस है, किस तरह से बात हो रही है, क्या तैयारी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर BL शेरगिल साहब और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर सुनीला गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गर्ग, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शेरवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शेरवाल, आपसे समझना चाहता हूं मैं बात की अभी जो स्टेटस है, सरकार ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इंतजाम पूरे हैं। क्या हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि पूरे इंतजाम हैं और अभी पैनिक की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, जब माननीय मंत्री जी ने आज कहा है और हमारी भी जो DGHS ने मीटिंग ली थी उसमें सभी स्टेट्स को, सभी मेडिकल कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो कोई भी स्थिति बनती है, कोविड का अगर स्पॉट आता है, जैसा कि सभी ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज के अंदर
BF7 का संक्रमण बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा है। जी। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर भी जो स्थिति है उसमें कुछ केसेस कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी उसमें वो कंफर्म हुए हैं। जी। उसी से हमारी चिंता की बात है बिल्कुल। लेकिन हम चिंता करें और उसका हम जो है कोई कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो माननीय मंत्री जी ने कहा वो पूरी तरह से जो जो चीजें हम अभी तक कोविड प्रोटोकॉल के लिए करते रहे हैं उन्हीं की इंस्ट्रक्शन सभी को, क्योंकि बीच में अभी सभी लोग रिलैक्स हो गए थे और जी। काफी भीड़ भाड़ और सभी जो सुविधाएं हैं सब खुली हैं, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो मार्केट हो। तो वो बेसिकली टू स्टार्ट विद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसा यंत्र है हमारे पास कि उसके कारण हम जो बचाव कर कोविड सकते इन्फेक्शन है उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। जी। तो एक ये बड़ी सिंपल और सरल और बहुत ही कर्मठ एक तरह से उपाय है कि जो सिंपल सर्जिकल मास्क या कोई भी जैसे बीच में क्लोथ का मास्क लोग पहनते थे वो एक पहन सकते हैं। और क्राउडेड एरिया में खास तौर पे जैसे आज बात हुई हमारे यहाँ ऊपरी जो आते हैं कि जी। करीब 8-10 हजार पेशेंट डेली आते हैं, उसके अंदर आज से ही हमने कोशिश की है कि प्रॉपर डिस्टेंस रहे और सभी पेशेंट्स के लिए कंपलसरी किया गया कि मास्क जो है वो कंपलसरीली पहने पेशेंट जी। और पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखे और सभी तरह के इंतजाम की हमने ठीक है। जो है मीटिंग ली है और सभी इंतजाम चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो डॉक्टर शेरवाल, मैं इस पर कि क्या करना चाहिए और क्या इंतजाम है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर गर्ग, हमारी चिंता क्या है हिंदुस्तानियों की कि पिछली बार जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो वो चीन से आया था, वुहान से आया था। आज की तारीख में बताया जा रहा है कि चीन के हालात बेहद खराब हैं। तो आम हिंदुस्तानी, आम आदमी इसलिए डरा हुआ है कि भाई साहब अब इस बार क्या हो गया, चीन के हालात इतने ख़राब हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार चीन के चक्कर में हम लोग इतने परेशान हुए, इतना हाहाकार रहा, इतनी मौतें हुई हैं, इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो अभी ऐसा क्या बदलाव आया कि चीन के हालात तो बहुत ख़राब हैं और हम भारत में सुरक्षित हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे 138 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने पिछले तीनों लहरों के दौरान डटकर कोविड का मुकाबला किया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारे 10 बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्तंभ था लीडरशिप एंड गवर्नेंस। आज भी आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कॉल करी है, उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हुई है। वैक्सीनेशन हमने 220 करोड़ लोगों को दी हैं और उसके साथ साथ हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और बेड्स कैपेसिटी का प्रिपरेशन होना, टेलीमेडिसिन और साथ ही साथ हमारा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे हमने हर स्टेप पे उसका ध्यान रखा है। तो ये मैं कहूँगी कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं कि आज हमारे सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम सब लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल लीडरशिप का ही रोल था, जब तक लोग साथ नहीं होंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि 138 करोड़ लोगों ने मिलके कोविड का अच्छे से मुकाबला किया है। डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत दमदार है, वजन वाली है, लेकिन ये सब चीज़ें कमोबेश कोविड 2 जो था, कोविड की जो दूसरी वेव आई थी तब भी थी। लीडरशिप भी थी, डॉक्टर्स भी थे, सिस्टम भी था, लोग भी थे, वैक्सीनेशन भी हो रहा था। लेकिन हमने जो कोविड की दूसरी वेव को झेला है, वो तकलीफ अभी भी मन से, दिमाग से नहीं जा रही वो तस्वीर। डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर गर्ग को शायद आवाज़ नहीं मिल रही। डॉक्टर शेरवाल, आप इस बात को समझा सकते हैं हमें, जो डॉक्टर सुनीला जी कह रही हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ है, तो ये सब कुछ तो था ना हमारे पास, आज क्या नया बदल गया है? बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, जब सेकेंड वेव आई थी उस वक्त डेल्टा जो हिंदुस्तान में था वो काफ़ी इन्फेक्टिव एंड एक्टिव वायरस था उस टाइम, वेरिएंट।
और काफ़ी सीवियर डिजीज कॉज किया। और साथ में उस टाइम रिसोर्सिस का इशू आया था, खास तौर पर ऑक्सीजन का। जी लेकिन उसके बाद सेंट्रल ने और सभी सरकारों ने ऑक्सीजनेशन पे बहुत काम किया है, और हर हॉस्पिटल के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री योजना के तहत हो, या पीएम केयर के, या जो है सीएसआर से, या सेंटर या स्टेट की मदद से, जी हर जगह पे हर हॉस्पिटल के अंदर पीएचसी प्लांट, यानी कि आपको ऑक्सीजन जो सप्लाई है लिक्विड ऑक्सीजन की, वो अगर बाधित हो तब भी आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया है इस 7-8 महीने या कहूँगा 1 साल के अंदर, कि आज हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। और वो जो स्थिति लास्ट ईयर हमने देखी थी, वो उससे हम मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। जी डॉक्टर शेरवाल, पिछली बार भी हमने देखा प्रधानमंत्री जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, प्रधानमंत्री लगातार बैठक करते हैं। पिछली बार भी वो नीति आयोग के साथ, हेल्थ ऑफिसर्स के साथ, हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ, मिनिस्टर के साथ। लेकिन बात होती है एग्जीक्यूशन लेवल पर। हमने देखा कि सरकारों ने कहा कि ट्रांसपेरेंट हमने सिस्टम बना दिया है, वो आपके पास हॉस्पिटल के नंबर पता है कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स खाली हैं, कितनी जगह खाली है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन में जब बात आती है तो बात बनती नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी तो तमाम कोशिश करते ही रहे हैं, क्या एग्जीक्यूशन लेवल पे कुछ बदला है? नहीं, एजुकेशन लेवल पे डेफिनेटली बदलाव आया है। देखिए, जब पहली बार कोविड का संक्रमण हुआ जी उस वक्त पूरा सिस्टम के लिए न्यू एक तरह से डिजीज था, और समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत एक्चुअली दिक्कत थी। तो तब उस वक्त पूरा डॉक्टरी जो डॉक्टर हों या हमारे पैरामेडिक्स हों, स्टाफ हों, धीरे धीरे करके नाउ वी आर ऑल ट्रेन, और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। जी डॉक्टर गर्ग बात कर रहे थे डॉक्टर शेरवाल से भी कि प्रधानमंत्री इसकी चिंता करते हैं, आपने भी उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने आज हाई लेवल मीटिंग की, जो भी बात सारी हुई है हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ, स्टेट के साथ भी। लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे हमें थोड़ा सा शक बना रहता है, और आम आदमी को तो एग्जीक्यूशन लेवल पर चिंता होती है कि वहाँ पर उसको बेड मिल जाए, वहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, वहाँ पर उसको दवा मिल जाए, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ही मिल जाए। डेफिनेटली ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि अब हम सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और सभी प्रकार की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड इसके लिए हमने सभी चीज़ों को डिजिटलाइज किया है। और अब आप ये मान के चलिए कि ये पेंडेमिक जैसा है, कोविड-19 का पेंडेमिक, आगे भी इसी तरीके के पेंडेमिक्स आते रहेंगे। तो इसलिए हमें लगातार अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, मॉक ड्रिल्स करनी पड़ेगी, अपनी मैन पावर को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी हमारा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे वो म्यूटेट कर रहा है, हमें उसके हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। तो यानी कि मैं कहूँगी कि हमें स्ट्रांग और हमें प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, बजाय कि पैनिक करने की। जैसे कि अभी हमने ये जिक्र किया था जीनोमिक सीक्वेंसिंग का, और आपने भी बताया कि एक केस अभी चाइना से आया है। तो डेफिनेटली अब हमारी लैब्स भी बहुत स्ट्रांग है और केपेबल है हमारे नए वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने में। और जैसे कि हम चाइना पे हम कह रहे हैं, ये आप मान के चलिए कि आज हम वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात करते हैं। वायरस कहीं से भी आ सकता है, वायरस ट्रेवल्स फास्टर देन एयर। इससे पहले कि हम एयरलाइन को ब्लॉक करें, वायरस हमारे देश में, किसी भी देश में पहुंच चुका होता है। और आज हम केवल 5 देशों की बात ना करें, 14 देश ऐसे हैं जो कि, जिसमें कि 4 देश हमारे एशिया में हैं जो कि इस बीमारी के सर से जूझ रहे हैं। तो हमें लगातार कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सिचुएशन पे वॉच रखने की ज़रूरत है। देश में कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं उस पर ज़रूरत है कि निगरानी रखें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मैं कहूँगी सोशल नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है। मास्क हमारा शुरू से इफेक्टिव रहा है, जबकि हमारे पास में टीके भी नहीं थे। तो मास्क एक इम्पॉर्टेंट सोशल वैक्सीन है। और हैंड हाइजीन जाके हम बात करें, अगर आपके पास में सैनिटाइज़र ना भी हो तो साबुन और पानी का प्रयोग करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये केवल कोविड तक ही सीमित ना रहे, ये हमारी दिनचर्या में एक
हमारा एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या है, हम हिंदुस्तानियों की आदत, जिसमें हम सब लोग हैं, जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि जब दिखाना हो कैमरे पर या कहीं जाना है तो मास्क को रख लेते हैं कोट की जेब में, फिर जब ज़रूरत पड़ जाए तो मास्क लगा लेते हैं, जैसे हेलमेट के लिए करते हैं, पुलिस वाले के सामने ही लगाते हैं, ऐसे ही मास्क भी लगाते हैं। तो क्या एक रास्ता हो सकता है कि हम उस आदत में शुमार कर लें इस बात को? और दूसरी जो एक सवाल बन रहा है कि BF7 जो है उसका संक्रमण जो है 10 to 18 पीपल है यदि एक पेशेंट से, तो ये तो ज़्यादा गंभीर बात है ना। पहले डेल्टा और जी। उसका जो था वो कम था, 6 to 10 था, ये 10 to 18 है, तो ये तो ज़्यादा सीरियस बात है। नहीं, देखिए, ये हाईली ट्रांसमिसिबल जरूर है और इम्यून सिस्टम को भी वेट करेगा, परंतु अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आज हमारे पास में 220 करोड़ लोगों को टीकाकरण लग चुका है। इसके अलावा माने ना माने हम सब लोग किसी ना किसी फॉर्म में इन्फेक्ट हो चुके हैं, पर्टिकुलरली जब से हमारी ओमिक्रॉन की वेव आई है। और जहाँ तक आपने ह्यूमन बिहेवियर की बात करी, ये हमारा एक चैनल है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, और दूसरा है इसको हमने बिहेवियर चेंज में बदलना है। आपने देखा होगा कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप देखें, पहले हमारे पास में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते थे, धीरे धीरे हमने देखा कि हमारा जो ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे हुआ है, भारत में भी 10% उसमें कमी आई है और हमारे सिस्टम स्टेट पे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा इसमें मैं कहूँगी कि सुधार देखा है। सिस्टम्स हमारे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, डेवलप्ड हैं, परंतु कोशिश है कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों को मिलकर चलने की। और जैसे कि अभी सभी स्टेट्स ने ज़्यादातर हमारी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं और प्रिपेयर्ड रहने को कहा है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि कल या परसों से जब से हमारी न्यूज़ बहुत स्ट्रांगली आई है और एपिडेमियोलॉजिस्ट की जब से खबर आई है, तो हमने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया है। और जहाँ तक कि हमारी टॉप लीडरशिप है, यानी कि प्रधानमंत्री, उन्होंने तुरंत मैटम बुला के सिचुएशन का जायजा लिया है। जी डॉक्टर शेरवाल, अभी हिंदुस्तान में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की वैक्सीनेशन की, भाई 220 करोड़ डोजेज जो हैं लग गई हैं, 90% से ज़्यादा आबादी हमारी वैक्सीनेटेड है और 27% जो आबादी है वो बूस्टर डोज भी लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे पास 3 लेवल की पॉपुलेशन है। एक है जो 10% ही है जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, 90% है जो वैक्सीनेटेड है और 23% है उसमें से जो बूस्टर डोज भी है। तो इन तीनों पर कैसे फ़र्क आप देखते हैं कोरोना का, कोविड का, कि वो कैसे असर करेगा? देखिए, कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसका वेरीज वो रहता है, जिसमें हम बात करते हैं डबल डोज है जो ऑलरेडी 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं जी। तो वो अपने आप में काफ़ी एक ऐसा मुकाम है, मुझे लगता है, किसी भी कंट्री के लिए पाना। तो वो उसका असर रहेगा। कुछ लोगों को बूस्टर डोज भी लगी है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो हर वेरिएंट का अलग अलग उसमें देखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि BF7 जो है उसके अगेंस्ट जो है ये हमारी जो वैक्सीन लगाई गई हैं उससे काफ़ी जो है प्रोटेक्शन मिलेगी और एक हार्ड इम्यूनिटी जो अब हमारे लोगों में खोलने के बाद हुआ, एक तरह से हम कहते हैं कि सभी चीज खुले, तो उसका एक एडवांटेज ये भी रहता है कि हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होती है टुवर्ड एनी डिजीज। तो हम उसको एक तरह से स्ट्रेंथ है वो। तो अब धीरे धीरे करके अभी जब जैसे जैसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन एंड हार्ड इम्यूनिटी एंड कोविड तीनों मिला के एक तरह से एक कवच का काम करेंगे और मुझे लगता है काफी हद तक हमारे जो कोविड के लिए रोकने में भी, और अगर जो वेव आती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है। कभी जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है और हम समझ पाएंगे कि ये किस तरह से बिहेव करेगा नियर फ्यूचर में, तो उस पर वॉच रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो हायर अथॉरिटीज हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार उस पर मीटिंग ले रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी भी, और सारे नीति आयोग सब लगे हुए हैं। और इसीलिए है कि कोई हमारा टॉप लीडरशिप में कोई इमीडिएटली अगर कोई स्टेप लेना हो, कोई डायरेक्शन देनी है, वो बहुत ज़रूरी है कि जो है किसी भी कंट्री के लिए। सो वी आर रियली प्राउड कि हमारा लीडरशिप बहुत एक्टिवली इस पर डिसीजन लेते हैं। सर, इसमें कुछ ऐसा भी है क्या, कुछ डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि
जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ है उसकी जो एक इम्यूनिटी है वो 6 महीने की होती है, 8 महीने की होती है। तो क्या ऐसा भी कुछ नुकसान हो रहा है कि पहले जिन्होंने करवाया है, ये जनरल सवाल हैं जो लोगों के मन में रहता है कि भाई बहुत पहले करवा लिया था वैक्सीनेशन, अब उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई है तो उसका नुकसान होगा या उसका असर नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि जो देखिए वो वैक्सीनेशन मेमोरी है सेल्स वो, हाँ डॉक्टर गर्ग आप कुछ बोल रहे हैं? जी डॉक्टर हाँ गर्ग। जी, मैं कह रही थी कि मेमोरी सेल्स हमेशा याद रखते हैं जी हमारे शरीर में जो मेमोरी सेल्स हैं वो हमेशा याद रखते हैं कि इस तरह का वायरस आया था और उसने हमारे शरीर पे अटैक किया था। तो ये वैक्सीन्स का जो हम वैक्सीन्स देते हैं उससे हमारे मेमोरी सेल्स प्राइम्ड हो जाते हैं और उसके बाद जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं हमारे को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है। तो अभी जो भी इन्फेक्शन होगा वो माइल्डर इन नेचर होगा, दैट इज़ वो हमें ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है। परंतु यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाया था, अभी भी मौका है वो प्रिकॉशनरी डोज लगाएं ताकि बेसिक, क्योंकि अब हमारे पास में डोजेस की कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ आज ये भी अनाउंस हुआ है कि हमारे पास में नेजल वैक्सीन्स भी आ गए हैं। तो नेजल वैक्सीन जब आ गई हैं तो लोगों का जो डर है टीके का वो भी खत्म हो जाएगा। तो नेजल वैक्सीन भी उतना ही कारगर होगी, ऐसा लोगों को भरोसा होना चाहिए। यस, क्योंकि उसको अप्रूवल भी मिल चुका है और वो नेजल इम्यूनिटी भी देता है, यानी कि नाक में भी उसका जो म्यूकोजा है उस लेयर तक इम्यूनिटी बनती है, यानी कि वायरस फिर एंटर नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब वक्त कम है लेकिन मैं आपसे दोनों से एक एक समझना चाहता हूं कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कि मान लीजिए अभी कोविड नहीं हुआ है तब तक, या कोविड से बचने के लिए जब तक डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़े तब तक आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा काम यही है कि अगर सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कोविड तो कोशिश करिए कि अननेसेसरी भीड़ में ना जाएं। अगर आपका काम बहुत अर्जेंट है तभी जाएं, और अगर जाएं तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है आपने, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रादर फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे मैडम ने भी कहा है जी। तो ये आई थिंक कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, और हम लोगों ने इसको मेंटेन किया है, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कुछ दिन की और वो है सावधानी, तो उसी में हमारा बचाव। जी डॉक्टर गर्ग आप कुछ अलग से बताना चाहते हैं? जी मैं कहूँगी कि हाँ हर स्टेज पे हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का तो पालन करना ही करना है, परंतु स्टेट्स के लिए भी जानकारी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सतर्क रहें, इसमें सभी का योगदान रहेगा। क्योंकि हमें अगर आखिरी मील तक जानकारी पहुंचानी है और उनका हमें साथ चाहिए तो हमें खुद भी उनके लिए एक रोल मॉडल बनना होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। रोल मॉडल की बात की डॉक्टर शेरवाल, जो बात आप कह रहे हैं कि भीड़ में नहीं जाना चाहिए, क्राउड में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो लोग जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं वो खुद भीड़ तैयार करते हैं, तो इसका क्या इलाज है? नहीं, मैंने आपको कहा कि अगर आपका काम बहुत जरूरी है तभी आप बाजार जाएं, तभी आप भीड़ वाले उसमें जाए। मैं अभी वो स्टेज नहीं है कि मैं कहूँ नहीं निकलिए आप जी, लेकिन अगर आपको पता है कि उसके बिना काम चल सकता है तो आप उसको अवॉइड करें। जी पिछले कुछ समय से हम लोगों के यहाँ पर मतलब देश में एक नया सिस्टम हो, वैसे दुनिया भर में हो गया कि वर्क फ्रॉम होम का एक सिस्टम हो गया, ऑफिसेज जाने की बजाय वर्क फ्रॉम होम। लेकिन पिछले 3-4 महीने में ये सिस्टम खत्म हुआ और ऑफिसेज खुल गए। क्या आपको लगता है फिर से वापस वहीं पहुंचने के वक्त आया है? वो सरकार एक्चुअली उस पर नजर रखे हुए है और टाइम टू टाइम गाइडलाइन उसकी एडवाइजरी आएगी जी। तो मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है, और जैसे जैसे जो है आगे जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम जो अथॉरिटीज हैं डिसीजन लेगी, दैट विल बी कम्युनिकेटेड। जी